हेलो स्टूडेंट। आज हम शुरू करेंगे यूनिट फर्स्ट और हमारा पहला ही टॉपिक है प्रॉपर्टी ऑफ थर्मल रेडिएशन। उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि थर्मल रेडिएशन एक्चुअल में होती क्या है। रेडिएशन इज़ बेसिकली ट्रांसफ़र ऑफ हीट और इसके लिए आपको किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। ट्रांसफ़र ऑफ हीट आपका 3 तरीके से हो सकता है, कन्वेक्शन, कंडक्शन और रेडिएशन। तीनों में क्या डिफरेंस है आप इस फिगर की हेल्प से बहुत ईजिली समझ सकते हैं। मान लो आपने एक रोड को हाथ में पकड़ रखा है, एक सिरे को आप गर्म कर रहे हैं तो धीरे धीरे आपका दूसरा सिरा भी गर्म हो जाएगा। क्यों हुआ? क्योंकि ये मॉलिक्यूल आपके टच में आ रहे हैं, तो ये मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के टच में आएगा, वो गर्म हो जाएगा और इस तरह करते करते आपका दूसरा सिरा भी क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। यहाँ पे आपको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ी? फिजिकल कॉन्टैक्ट। यहाँ पे देखिए मैंने तीनों के नीचे कीवर्ड भी लिखा हुआ है। कंडक्शन के लिए आपको किसकी ज़रूरत होती है? फिजिकल कॉन्टैक्ट की। यानी ये प्रोसेस, यानी एक सिरा आपने गर्म किया, दूसरा सिरा आपका गर्म हो गया, ये प्रोसेस क्या होगी? कंडक्शन होगी। अब इसके ऊपर देखिए, यहाँ पे एयर मॉलिक्यूल होंगे। एयर मॉलिक्यूल आपके जब भी आपकी एयर गर्म होती है तो उसकी डेंसिटी क्या हो जाती है? लो हो जाती है और वो ऊपर की तरफ चली जाती है। जो मोर डेंस एयर होगी वो नीचे आ जाएगी। यहाँ पे जो ये प्रोसेस हो रही है वो क्या हो जाएगी? आपकी कन्वेक्शन। और कन्वेक्शन क्या होती है? ड्यू टू डिफरेंस ऑफ डेंसिटी। डेंसिटी में डिफरेंस की वजह से होती है। अब यहाँ पे आप साइड में खड़े हाथ सेक रहे हैं और आपको हॉटनेस फील हो रही है, तो ये प्रोसेस क्या हुई? आपकी रेडिएशन। तो डेफिनेशन क्या बनी इसकी? हीट ट्रेवलिंग बाय रेडिएशन इज कॉल्ड एज रेडिएंट हीट और थर्मल रेडिएशन। यानी थर्मल रेडिएशन क्या होगी? हीट ट्रेवलिंग बाय रेडिएशन। और सिस्टमेटिक वे में हम थर्मल रेडिएशन को कैसे समझ सकते हैं? थर्मल रेडिएशन इज द ट्रांसमिशन ऑफ थर्मल एनर्जी विदाउट एनी फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन द बॉडी इन्वॉल्व्ड। देखिए यहाँ पे हम अपने हाथ सेक रहे थे, सोर्स हमारा ये है और हम रिसीवर हैं, लेकिन हम दोनों का कोई फिज़िकल कांटेक्ट यहाँ पे नहीं है। तो ऐसी प्रोसेस जिसमें बिना फिज़िकल कांटेक्ट के थर्मल एनर्जी ट्रांसमिट हो रही हो, तो वो प्रोसेस आपकी क्या कहलाएगी? थर्मल रेडिएशन। जैसे कि आपने देखा, अनलाइक द हीट ट्रांसफर बाय कंडक्शन एंड कन्वेक्शन, ट्रांसपोर्ट ऑफ थर्मल रेडिएशन डज नॉट नेसेसरली अफेक्ट द मटेरियल मीडियम बिटवीन हीट सोर्स एंड रिसीवर। अब देखिए यहाँ पे कंडक्शन में क्या हो रहा था कि यहाँ इस सिरे को आपने गर्म करना शुरू किया और इस मीडियम से वो ट्रेवल कर रही हैं, मॉलिक्यूल की जो हीट ट्रांसफ़र हो रही है इस मीडियम से हो रही है। अब बीच में जितना भी मीडियम आया उसने उसको क्या कर दिया? हीट अप कर दिया। इसी तरह से यहाँ पे हुआ। लेकिन रेडिएशन में क्या है कि इन दोनों के तरह ना होके वो क्या करती है कि ज़रूरी नहीं है कि जो मीडियम बीच में आ रहा है हीट सोर्स और रिसीवर के, वो हीट अप हो। ये भी ये थ्योरी ये नहीं कहते कि वो हीट अप नहीं होगा। वो किस पे डिपेंड करेगा? मटेरियल पे डिपेंड करेगा, वो मटेरियल की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करेगा। कई मटेरियल ऐसे होते हैं जिनमें से थर्मल रेडिएशन पास करती है तो वो हीट अप हो जाते हैं। कई मटेरियल ऐसे होते हैं जिसमें थर्मल रेडिएशन पास करेगी तो वो हीट अप नहीं होंगे। तो ये बेसिकली यहाँ से कंक्लूजन क्या निकल रहा है कि थर्मल रेडिएशन को पास करने के लिए आपको मीडियम की ज़रूरत नहीं है। थर्मल रेडिएशन आपकी वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकती हैं। थर्मल रेडिएशन बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं और आपको पता है सन से आ रही हैं, बीच में वैक्यूम भी है और वो हमें रिसीव हो रही हैं। इट मीन्स उन्हें मीडियम की ज़रूरत नहीं है। लास्ट है इसका, एनर्जी रिलीज्ड बाय रेडिएशन। Energy released by radiating surface is not continuous but is in the form of successive and separate packet or क्वांटा ऑफ एनर्जी कॉल्ड फोटोन। यानी जो एनर्जी रेडिएट होगी वो कंटिन्यूस ना होके पैकेट्स की फॉर्म में होगी और उन पैकेट्स को हम क्या कहते हैं? फोटोन कहते हैं। अगर आपको फोटोन के कंसेप्ट के बारे में अभी नहीं पता है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, हम आगे कोर्स में इसको डिस्कस करेंगे। अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है कि जो एनर्जी यहाँ पे हमें मिलेगी वो पैकेट्स की फॉर्म में मिलेगी, क्वांटाइज्ड फॉर्म में मिलेगी और वो आपकी कंटिन्यूस नहीं होगी। अब यहाँ पे देख लेते हैं, ये मैंने एक आपका वेवलेंथ का एक स्पेक्ट्रा यहाँ पे दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि विजिबल जो हमारा स्पेक्ट्रा होता है 0.40 माइक्रोमीटर में है। ये सभी 0.40 माइक्रोमीटर टू 0.70 माइक्रोमीटर होता है।
जो इधर आपका स्पेक्ट्रा आ जाएगा, IR आ जाएगा, माइक्रोवेव, इस तरफ UV, एक्सरे, गामा रे एंड सो ऑन, ठीक है। ये वेवलेंथ का है। तो अब यहाँ पे देखिए कि विजिबल और रेडिएशन में क्या डिफरेंस है कि विजिबल स्पेक्ट्रा की रेंज बहुत ही स्मॉल है, लेकिन थर्मल रेडिएशन की जो रेंज है, एवरेज वेवलेंथ की जो रेंज है वो बहुत लार्ज है, 10⁻⁻1 माइक्रोमीटर टू 10⁻2 माइक्रोमीटर तक है। अब इसकी प्रॉपर्टी देख लेते हैं। प्रॉपर्टी क्या है? इसके प्रॉपर्टी सिमिलर हैं जैसे कि आपकी लाइट वेव की प्रॉपर्टी होती है, वो सारी फॉलो करती है। जैसे पहले हमने लिखा है कि थर्मल रेडिएशन इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन, पोलराइजेशन जैसे फिनोमेना शो करेगी, जैसे कि आपकी लाइट शो करती है। सेकंड लिखा है कि थर्मल रेडिएशन जो है स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेंगी, जैसे कि आपकी लाइट ट्रैवल करती है। नेक्स्ट लिखा है कि जो थर्मल रेडिएशन है वो एम्प्टी स्पेस या फिर कहें वैक्यूम से भी ट्रैवल कर सकती है, यानी इनको ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है, जैसे कि लाइट के केस में भी होता है। नेक्स्ट लिखा है कि ये रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों शो करते हैं, जैसे कि लाइट शो करती है। नेक्स्ट है कि इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करते हैं, जैसे कि लाइट करती है, यानी डिस्टेंस के साथ उनका इफेक्ट क्या करता है, 1/r² के साथ वेरी करता है। अब दोनों में डिफरेंस क्या हुआ फिर, लाइट में और थर्मल रेडिएशन में क्या डिफरेंस है कि जो एवरेज वेवलेंथ की जो रेंज है वो थर्मल रेडिएशन के लिए ज़्यादा है और विजिबल के लिए वो बहुत स्मॉल है। या फिर आप मोटे मोटे तौर पे जैसे कि यहाँ पे देखिए, IR स्पेक्ट्रा को थर्मल रेडिएशन पूरा कवर कर रही है, तो थर्मल रेडिएशन को आप IR रेडिएशन भी बोल सकते हैं। अब देखते हैं किरचॉफ्स लॉ पढ़ने से पहले, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ पढ़ने से पहले आपको कुछ बेसिक टर्म्स पता होनी चाहिए, जैसे कि थ्योरी ऑफ एक्सचेंज क्या है। थ्योरी ऑफ एक्सचेंज के अकॉर्डिंग आपकी सभी बॉडी रेडिएशन एमिट करती हैं, हर कोई भी टेम्परेचर हो, चाहे वो उसके ऊपर कोई कंडीशन नहीं है। सभी बॉडी हीट एब्जॉर्ब भी करती हैं जो उसके ऊपर फॉल होती है एट ऑल टेम्परेचर। यानी क्या हुआ कि जो अमाउंट ऑफ एमिटेड या एब्जॉर्ब्ड रेडिएशन है वो किस किस के ऊपर डिपेंड करेंगी, हाँ, टेम्परेचर पे और मटेरियल पे। कोई मटेरियल ज़्यादा एमिट करता है, कोई मटेरियल कम एमिट करता है, तो मटेरियल पे डिपेंड कर रही है। अच्छा, टेम्परेचर पे भी डिपेंड कर रही हैं कि मान लो आपका टेम्परेचर हाई है तो एमिशन ज़्यादा होगा, एब्जॉर्प्शन कम होगा। टेम्परेचर लो है तो एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा। मान लो आपने किसी कोल्ड बॉडी को ज़्यादा ही हीटअप वाले टेम्परेचर में रख दिया है तो उसमें एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा। तो लेकिन हर एक टेम्परेचर पे चलता रहेगा एब्जॉर्प्शन भी और एमिशन भी। अब ये एक यहाँ पे समझ लेते हैं। मान लो आपके पास सराउंडिंग का टेम्परेचर TS है और बॉडी का टेम्परेचर TB है। अगर आपका सराउंडिंग का टेम्परेचर ज़्यादा है और बॉडी का टेम्परेचर क्या है, कम है, तो क्या होगा, जो एब्जॉर्प्शन है वो ज़्यादा होगा कंपेरेबल टू एमिशन, क्योंकि इक्विलिब्रियम में आने की कोशिश करती है हर एक बॉडी, यानी जो सराउंडिंग का टेम्परेचर उसको अप्रोच करेगी। सराउंडिंग का टेम्परेचर ज़्यादा है, उसका कम है, तो उसको ज़्यादा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एब्जॉर्प्शन करना पड़ेगा। यानी वहाँ पे एब्जॉर्प्शन भी हो रहा है, एमिशन भी हो रहा है, बट एब्जॉर्प्शन की रेट ज़्यादा है कंपेरेबल टू एमिशन, यानी प्रोसेस दोनों ही चल रही है। तो नेट आप बोल सकते हैं कि नेट वहाँ पे एब्जॉर्प्शन होगा, बट प्रोसेस दोनों ही रहेंगी वहाँ पे, एब्जॉर्प्शन भी और एमिशन भी। अब इसके अपोजिट देख लीजिए, मान लो कि सराउंडिंग का टेम्परेचर कम है और बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा है। अब बॉडी जैसे कि आप चाय है होती है, आपकी चाय गर्म होती है, आप रख देते हो, वो धीरे धीरे ठंडी हो जाती है ना, तो वो कैसे हो जाती है, वो सराउंडिंग के टेम्परेचर को अप्रोच करने की कोशिश करती है, यानी इक्विलिब्रियम में आने की कोशिश करती है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एमिशन ज़्यादा होगा कंपेरेबल टू एब्जॉर्प्शन, यानी होंगे दोनों, लेकिन आप कह सकते हैं कि नेट वहाँ पे क्या हो रहा है, एमिशन हो रहा है। अब दो तरह के प्रोसेस आपने देखे कि एब्जॉर्प्शन होता है, एमिशन होता है। अब देखते हैं कि एमिसिव पावर क्या होती है। एमिसिव पावर क्या होगी, मान लीजिए एक बॉडी है आपकी, ये बॉडी हीट रेडिएशन को एमिट कर रही है, तो ये कितनी रेडिएशन एमिट करेगी, कितनी हीट एमिट करेगी, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, इसका सरफेस एरिया कितना है। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी ज़्यादा हीट
एमिट करेगी। अब वो कितने टाइम के लिए अलाउ किया है आपने उसको, तो जितना ज़्यादा टाइम होगा उतनी ज़्यादा हीट एमिट करेगी। यानी हीट एमिटेड बाय अ बॉडी इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इंटू एरिया इंटू टाइम। और ये जो कांस्टेंट है वो क्या है हमारा एमिसिव पावर। यहाँ से आप एमिसिव पावर को डिफाइन कर सकते हैं। एमिसिव पावर इज हीट एमिटेड बाय बॉडी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। जैसे कि मैंने लिखा कि एमिसिव पावर इज इक्वल टू Q ओवर A T, है ना। तो आप डिफाइन कैसे कर सकते हैं, एमिसिव पावर ऑफ अ बॉडी इज हीट एमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। अब अगर आप लिखें ई लैम्डा तो वो क्या होगी, स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर, यानी कि किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ की आप बात कर रहे हो। मान लो कि आपने यहाँ पे 100 रेडिएशन इसके ऊपर डाली, 100 में से 80 रेडिएशन जो है रेड कलर की थी, 20 रेडिएशन मान लो ब्लू कलर की थी, है ना। तो 100 में से उसने हम एमिशन की बात कर रहे हैं। मान लो उसने 100 रेडिएशन एमिट करी, 100 में से 80 रेडिएशन रेड कलर की थी, 20 ब्लू कलर की थी। तो एमिसिव पावर इस वेवलेंथ के लिए अलग होगी क्योंकि इधर इसने ज़्यादा एमिट की हैं, और इस वेवलेंथ के लिए कम होगी, यानी इस कलर के लिए कम होगी। तो एमिसिव पावर अगर आप कलर के साथ देख रहे हैं, वेवलेंथ के साथ देख रहे हैं, तो उसको बोलेंगे स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर। यानी ये किस किस के ऊपर डिपेंड करिए, एक तो मटेरियल पे डिपेंड करिए, कोई मटेरियल किसी रेडिएशन को ज़्यादा एमिट करता है, किसी को कम करता है। दूसरा वेवलेंथ पे करिए, यानी सेम ही मटेरियल वेवलेंथ में भी अलग अलग होगा। जैसे कि यहाँ पे देखा कि ये मटेरियल रेड को ज़्यादा एमिट कर रहा है, ब्लू को कम कर रहा है। तीसरा टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगा, ये हम डिटेल में स्टडी करेंगे। अभी के लिए आप यही समझो कि वो मटेरियल पे और वेवलेंथ पे डिपेंड करती है। नेक्स्ट है कि एब्जॉर्प्टिव पावर क्या होती है। एब्जॉर्प्टिव पावर ये क्या होती है, इसको आप डिनोट करेंगे ए से। इट इज़ द हीट एब्जॉर्ब बाय बॉडी टू द हीट इंसिडेंट ऑन बॉडी। यानी ये रेशियो होगा, यूनिटलेस होगा क्योंकि हीट एब्जॉर्ब बाय हीट इंसिडेंट, है ना। तो ये रेशियो किसका है कि आपने कितनी हीट इंसिडेंट की थी और उसमें से कितनी उसने एब्जॉर्ब कर ली। तो मैक्सिमम क्या होगा, अगर सारी की सारी वो एब्जॉर्ब कर ले तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाती है उसकी, 1 आ जाती है, ठीक है। तो इसका मतलब कोई ऐसी बॉडी जो सारी की सारी हीट रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर ले, उसके लिए एब्जॉर्प्टिव पावर कितनी होगी, वो 1 होगी, ठीक है। अब यहाँ पे एमिसिव पावर की तो यूनिट है, दिस इज हीट एमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, बट यहाँ पे देखिए एब्जॉर्प्टिव पावर यूनिट लेस है, इट इज़ हीट एब्जॉर्ब बाय बॉडी टू द हीट इंसिडेंट ऑन बॉडी। ओके, अब देखते हैं कि ब्लैक बॉडी क्या होती है। ब्लैक बॉडी which absorb all radiation falling on it at any temperature at any incident angle। कोई बॉडी है जिसके ऊपर आप रेडिएशन डाल रहे हैं, किसी भी टेम्परेचर पे डाल रहे हो, किसी भी इंसिडेंट एंगल पे डाल रहे हो, लेकिन वो सारी की सारी रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर ले, ऐसी बॉडी को हम क्या कहेंगे, ब्लैक बॉडी कहेंगे। अब वो सभी की सभी रेडिएशन को एब्जॉर्ब करी, यानी वहाँ से कोई रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा, ना ही वहाँ से कोई ट्रांसमिशन हो रहा है, यानी परफेक्ट ब्लैक बॉडी का 0 रिफ्लेक्शन होता है और 0 ट्रांसमिशन होता है। यानी उसके लिए जो एब्जॉर्प्टिव पावर है वो कितनी होगी, 1 होगी, ठीक है। इसी का कॉन्सिक्वेंस आप देख सकते हैं, विच एमिट मैक्सिमम रेडिएशन एट अ गिवन टेम्परेचर। ये क्या कह रहा है, किसी भी गिवन टेम्परेचर पे वो मैक्सिमम रेडिएशन एमिट करेगी कंपेरेबल टू अदर बॉडी। जैसे कि मान लो 2 बॉडी हैं, ये ब्लैक बॉडी है, ये नॉर्मल बॉडी होगी, दोनों थर्मल, दोनों को आपने किसी एनक्लोजर में रख लिया है जिसका टेम्परेचर T है, ठीक है। अब दोनों आपकी क्या आ गई, इस T के टेम्परेचर के इक्विलिब्रियम में आने की कोशिश करेंगी, चाहे पहले इनका कितना भी टेम्परेचर रहा हो, अब क्या करेंगी, वो इसके साथ इक्विलिब्रियम में आने की कोशिश करेंगी। अब आपने जब उनको देखा तो वो दोनों की दोनों इस एनक्लोजर के साथ इक्विलिब्रियम में है। अब आप कहेंगे कि ब्लैक बॉडी ज़्यादा रेडिएशन एमिट कर रही है, क्यों, इसके कंपैरिजन में T टेम्परेचर पे, दोनों T टेम्परेचर पे हैं, लेकिन दोनों में से ब्लैक बॉडी ज़्यादा रेडिएशन एमिट कर रही है। क्यों कर रही है, क्योंकि वो एब्जॉर्ब भी तो ज़्यादा कर रही है। यही तो डेफिनेशन है कि ब्लैक बॉडी सारी रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेती है। और हमने थ्योरी ऑफ एक्सचेंज में क्या पढ़ा है
कि इक्विलिब्रियम में क्या रहेगा, जितना इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है, टेम्परेचर कांस्टेंट रह रहा है, उसका क्या मतलब है, जितना एब्जॉर्ब कर रहा है उतना ही एमिट कर रहा है। एक्सचेंज में यही पढ़ा था ना कि सारी बॉडी सभी टेम्परेचर पे एब्जॉर्ब भी करती रहती है, एमिट भी करती रहती है। और इक्विलिब्रियम का क्या मतलब हुआ कि जितना उसने एब्जॉर्ब किया उतना ही एमिट किया। अब यहाँ पे ये इक्विलिब्रियम में आ गई। अब हम कह रहे हैं कि ये ज़्यादा एमिट रेडिएशन को ज़्यादा एमिट करे, क्यों कर रही है, क्योंकि वो एब्जॉर्ब भी तो ज़्यादा कर रही है, जितनी एब्जॉर्ब करेगी उतनी ही एमिट करेगी, है ना, तभी इक्विलिब्रियम में रहेगी। तो जो ये डेफिनेशन है कि ये मैक्सिमम रेडिएशन एमिट करती है, वो इसका कॉन्सिक्वेंस है, ये है तो ये है ना। एग्जाम्पल देख लेते हैं। सन स्टार, आपके इनमें से कोई भी परफेक्ट ब्लैक बॉडी नहीं है, परफेक्ट नहीं बना सकते आप। सन स्टार है, लैम्प ब्लैक है, ग्रेफाइट है, प्लेटिनम ब्लैक, गोल्ड ब्लैक, ये सारे क्या हैं, आपके प्रैक्टिकल ब्लैक बॉडी के एग्जाम्पल है। अब किरचॉफ्स लॉ को देख लेते हैं। किरचॉफ्स लॉ क्या कहते हैं कि एक गुड एब्जॉर्वर गुड एमिटर भी होगा, यानी अगर कोई मटेरियल ज़्यादा रेडिएशन एब्जॉर्ब कर रहा है तो वो ज़्यादा रेडिएशन एमिट भी करेगा, यानी एमिसिव पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्जॉर्प्टिव पावर। ओके, अब इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं। मान लो आपके पास कोई एनक्लोजर है, ये टी टेम्परेचर पे इसमें 3 बॉडी को आपने रख दिया, ये हमारी ब्लैक बॉडी है, ठीक है, ये आपकी 1 2 और ये कोई ब्लैक बॉडी बी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब इसके ऊपर इसकी जो एब्जॉर्प्टिव पावर है वो A1 है, इसकी A2 है और इसकी A है। क्योंकि ब्लैक बॉडी परफेक्ट ब्लैक बॉडी तो A क्या होगा, इसका 1 होगा। इसकी एमिसिव पावर E1 है, इसकी एमिसिव पावर E2 है और इसकी एमिसिव पावर होगी आपकी E होगी, दिस इज E। तो यहाँ पे आपने पढ़ा था कि मान लो आप यहाँ पे रेडिएशन डाल रहे हैं, सेम टेम्परेचर पे रेडिएशन डाल रहे हैं, सारी जो इंसिडेंट कर रहे हैं वो क्यू हीट इंसिडेंट कर रहे हैं सभी के ऊपर, ठीक है, क्यू हीट इंसिडेंट की आपने। अब यहाँ पे देखिए कि अगर आप यहाँ पे कहें कि अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ एब्जॉर्प्टिव पावर, तो एब्जॉर्प्टिव पावर में हमने क्या देखा था, इट इज़ इक्वल टू दी हीट एब्जॉर्ब टू द हीट इंसिडेंट, है ना, उसका रेशियो था। तो हीट एब्जॉर्ब कितनी हुई, हीट एब्जॉर्ब्ड कितनी हुई इज इक्वल टू, या फिर एक यहाँ से लिखें, A1 किसके इक्वल होगा, हीट एब्जॉर्ब टू हीट इंसिडेंट, है ना। तो हीट इंसिडेंट कितनी, क्यों हीट इंसिडेंट की हमने, यानी हीट एब्जॉर्ब कितनी होगी, A1 इंटू क्यू होगी, ठीक है, क्योंकि हमने जो हीट इंसिडेंट की थी वो कितनी थी हमारी, क्यू थी, और जो हीट आपकी A1 उसका क्या हो गया, एब्जॉर्प्टिव पावर होगी। अब इसी के लिए हीट एमिटेड देखते थे, हीट एमिटेड वो किसकी इक्वल थी, हमने पीछे भी पढ़ा था कि हीट एमिटेड किस किस पे डिपेंड करती है, कि उसकी एब्जॉर्प्टिव पावर EAT पढ़ा था ना, एब्जॉर्प्टिव पावर कितनी, वो E1 है। एरिया मान लो ये सारे डायमेंशनली इक्वल हैं, सबका एरिया सेम है, तो E एरिया, और कितने टाइम के लिए, EAT हो गया हमारे पास, E1 AT हो गया, ठीक है। अब क्योंकि दोनों ही इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, तो हीट जितना वो एब्जॉर्ब कर रही है उतना हीट को क्या कर रही है, एमिट कर रही है, यानी A1 Q इक्वल टू E1 AT होगा, है ना, इक्विलिब्रियम में है, जितना उसने एब्जॉर्ब किया उतना ही उसने एमिट कर दिया। तो यहाँ से आपके पास E1 ओवर A1 रेशियो क्या आ गया, Q ओवर AT आ गया, ठीक है, ये फर्स्ट के लिए आ गया। सेकंड के लिए निकालते हैं। सेकंड के केस में भी क्या होगा, A2 इक्वल टू किसके इक्वल होगा, हीट एब्जॉर्ब बाय हीट इंसिडेंट। A2 किसके इक्वल आ गया, हीट एब्जॉर्ब कितनी की है उसने, वही निकालना है हमने, हीट एब्जॉर्ब इक्वल टू दिस इनटू दिस A2 क्यों, क्योंकि क्यों इंसिडेंट की थी आपने। अब हीट एमिटेड निकालते हैं, हीट एमिट कितनी की उसने, इक्वल टू E, यानी उसकी एमिसिव पावर विच इज E2, एरिया इनटू टाइम EAT। अब इक्विलिब्रियम में दोनों, तो दोनों इक्वल होंगे, यानी A2 Q इक्वल टू E2 AT,
टी। इट मीन्स E2 ओवर A2 इक्वल टू E2 ओवर A2 इक्वल टू क्या आ गया, Q ओवर AT। ठीक है, सिमिलर वे से आप निकाल सकते हैं ब्लैक बॉडी के लिए। इन केस ऑफ ब्लैक बॉडी यहाँ पे देखो E ओवर A इज़ 1 इक्वल टू Q ओवर AT ही आएगा। अब इन तीनों इक्वेशन को देखिए, तीनों सेम है, यानी E1 ओवर A1 इक्वल टू E2 ओवर A2 इक्वल टू E ओवर A आ गया। तीनों ही सेम है, लेकिन ब्लैक बॉडी के लिए A की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो इसको आप 1 कर दीजिए, तो ये टर्म आ जाएगी हमारे पास E1 ओवर A1 इक्वल टू E2 ओवर A2 इक्वल टू E। एंड ब्लैक बॉडी के लिए जो एमएससी पावर होगी वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी, क्योंकि आइडियल है, ये सभी के लिए सेम होगी, तो ये टर्म आ गई हमारी कांस्टेंट। तो हम क्या कर सकते हैं, E ओवर A इक्वल टू कांस्टेंट, या फिर लिख सकते हैं E इज़ प्रोपोर्शनल टू A, यानी आपका किरचॉफ्स लॉ प्रूव हो गया।